हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, जल्दी से हम समझ कर ताकि हमें कॉन्सेप्ट सारे पता चल जाएं। शुरू करते हैं हम फटाफट। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अंदर कुछ मेन टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन होती क्या है, हमें वो समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। फिर हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं। केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। बैलेंसिंग सीखने के बाद केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं वो देखेंगे हम। जितने भी टाइप्स की होती हैं हर टाइप्स को हम स्टडी करेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शंस से ही रिलेटेड है रेंसिडिटी एंड कोरोजन। दे आर वेरी शॉर्ट टॉपिक्स, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं हमें। मेन टॉपिक है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और हमें उनके एग्जांपल्स याद रखने हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बीच बीच में जो बातें आपको बताई जाएंगी वो जरूर याद रखना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आएगी उसको बैलेंस करना जरूर होगा, तो बैलेंसिंग जरूर आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन वहां पर एग्जाम में ना लिख कर आए। राइट, तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन आपने देखी है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। तो जो केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें से हम यहाँ पर केमिकल चेंजेस की बात करने वाले हैं। केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि फिजिकल चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है लेकिन केमिकल चेंजेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। केमिकल चेंजेस जो होते हैं, जो हम देखते हैं अपने आसपास, उन्हीं के अंदर ही केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो एक तरह से कहा जाएगा कि केमिकल चेंजेस जो है वही केमिकल रिएक्शंस हैं। राइट, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपकी जिंदगी में आपकी आसपास की लाइफ में दिखते हैं, हमें रोज ही दिखते हैं ज्यादातर एग्जांपल्स। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास है, हम रोज किसी ना किसी चीज को जलते हुए देखते हैं। जैसे मैच स्टिक जलती है, हम जलाते हैं उसको। हम गैस का नॉब ऑन करते हैं तो गैस जल जाती है। हम बाहर जाते देखते हैं, कोई सर्दी का टाइम है तो कोई लकड़ियां जलाता है, वो लकड़ी जल रही होती है। तो ये सब जो बर्निंग एग्जाम्पल है, जो जलने के एग्जाम्पल है, ये सब के सब एग्जाम्पल्स हैं केमिकल रिएक्शन के। इन सब में केमिकल रिएक्शन हो रही है। बर्निंग में केमिकल रिएक्शन हो रही है, सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, राख बन जाता है। जलने के बाद वो दोबारा उस सब्सटेंस में नहीं बन सकता, नहीं बदल सकता। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो जाती है जो कि इरिवर्सिबल है, उसे वापस नहीं किया जाता, बर्निंग। दूसरा एग्जांपल जो हम देखते हैं अपनी लाइफ में, दूध का फट जाना। जब दूध फटता है, जब दूध को हम एक रूम टेम्परेचर पर रखें कुछ देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, तो क्या होता है, वो फट जाता है। फटने का मतलब उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसके कारण पानी अलग हो गया उसमें से और व्हाइट मैटर थोड़ा सा सोलिडिफाई हो गया, वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई। तो बर्निंग और दूध का फटना। तीसरा जो मेन कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं, जंग लगना। ज्यादातर आपने कूलर्स में देखा होगा, आपके घर पानी के कूलर्स होते हैं तो उसमें थोड़े दिन बाद बाहर पड़ रहता है, पानी उसमें से गुजरता रहता है, तो उसमें जंग लग जाता है ब्राउन कलर का। या फिर जैसे आप बाहर से कील लेके आते हैं, कील हमारी यूज करनी है, कीलें लेके आया आप, वो शाइनी होती है, चमकदार। वो कुछ देर के लिए अगर आप उसको खुले में छोड़ दो हवा में 1-2 दिन के लिए, और हवा में मॉइस्चर हो, तो हवा का मॉइस्चर जो है वो फ्रेश कील से रिएक्ट करके जंग लग जाता है कील के ऊपर, जंग बन जाता है, रस्ट कहते हैं उसको हम। तो वो जंग लगना वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं खाना पकता है हमारे घर में। जब हम खाना पकाते हैं तो हम अलग अलग चीजें उसके अंदर डालते हैं जिनका अलग अलग टेस्ट होता है, और वो खाना पकता है। जब वो खाना पक जाता है तो वो रिएक्शन हो जाती है उसके अंदर, जो रिएक्शन होती है उसके अंदर वही केमिकल रिएक्शन है, जिससे वो खाना बन जाता है, वो हमें टेस्टी लगता है, उसका स्मेल हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कुकिंग भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। उसके बाद जब हम उस खाने को खा लेते हैं, वो खाना हमारी बॉडी में जाता है और पच जाता है। पचने के बाद बॉडी क्या करती है, उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, और हमारी बॉडी की सेल्स जो है उस ग्लूकोज का इस्तेमाल करती हैं एनर्जी जनरेट करने में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो ग्लूकोज को हेल्प करता है हमें एनर्जी बनाने में, जो सेल्स हमारी हैं वो ग्लूकोज की हेल्प से एनर्जी बना लेती हैं, एनर्जी क्रिएट कर लेती हैं। हमारी बॉडी की इमोशंस के लिए, हमें रोज की एक्टिविटी करने इसके लिए जो एनर्जी मिलती है वो उसी ग्लूकोज से मिलती है। जो सेल्स हमारी हैं ग्लूकोज से ही एनर्जी बना लेती हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो सेल्स करती हैं ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का प्रोसेस, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। राइट, ये हमने कई एग्जांपल्स देखे यहाँ पर, जहां पर
केमिकल रिएक्शन हमारे अपनी ज़िंदगी में आसपास ही देखने को मिल जाती है। हमने देखा दूध फट जाता है, हमने देखा जंग लग जाता है, हमने देखा खाना बन जाता है, अच्छा लगता है, हमने देखा जलती हैं चीज़ें, उनमें आग लग जाती है, हमने देखा रेस्पिरेशन होती है क्योंकि हम रोज़ ही खाना खाते हैं, हमारी बॉडी उस खाने से एनर्जी जनरेट कर लेती है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। इन सब एग्जाम्पल्स के अंदर आप कुछ ना कुछ चेंजेस देखते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखते हैं तभी आप पहचान पाते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल चेंज हुआ, जिसके और हम जान पाते हैं कि इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो गई। जैसे कि रस्टिंग के अंदर हम जानते हैं कि उसमें दिखता है हमें कि पाउडर फॉर्म में कुछ आ गया जो ब्राउन कलर का है, जो पहले नहीं था, तो यानी वहां रस्टिंग हो गई, कलर चेंज हो गया। दूध में क्या होता है, दूध सॉलिड लिक्विड होता है और फिर जब फट जाता है तो कुछ पार्ट सॉलिड हो जाता है, कुछ पार्ट लिक्विड बच जाता है वाटर की तरह से, वाटर कलर का। तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हमने देखा कि उसका स्टेट चेंज हो गया। अगर हम एग्जांपल और लें, एग होता है, वो एग अंदर से लिक्विड होता है जो हम लेके आते हैं, उसको हम बॉईल करते हैं पानी में, और बॉईल करने के बाद वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये सब हमें कुछ चीजें इंडिकेट करती हैं, कलर चेंज होना, स्मेल चेंज होना, स्टेट चेंज होना, ये सब चीजें इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। उस केमिकल रिएक्शन को दर्शाती हैं कि ये देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हम जान जाते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ देखकर उसे। कुछ चेंजेस हमें पता है कि केमिकल चेंजेस हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन जिनको देख के मालूम चल जाता है कि कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पर हम पहचान जाते हैं। इन बातों को पढ़ने के बाद तो आप जरूर जान जाएंगे, आप घर में जाकर देखेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, खाना बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, दूध फट गया तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमने खाना खाया और बॉडी को एनर्जी मिली, हमारी सेल्स ने उस ग्लूकोज से एनर्जी जनरेट की, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब आप पहचान सकते हैं घर जाकर कि केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ हो रही है, हर जगह पर हमें आसपास नजर आती है कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, राइट। ये हम जान गए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अगला हमारा टॉपिक है कि केमिकल इक्वेशन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक हमें फॉर्म लिखना पड़ता है कि हमने, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रस्टिंग वाला एग्जांपल को लेके ही चलते हैं, हम उसको जान लेते हैं। उसका रस्टिंग में क्या होता है, जब मैंने आपको बताया कि हम एक फ्रेश कील लेके आते हैं मेटल की, घर लेके आए, उसको हमने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बाहर वो खुले में पड़ी रही, बाहर मॉइस्चर होता है हवा में, वो मॉइस्चर क्या करेगा उस कील के ऊपर आकर थोड़ा सा चिपक जाएगा, और जब मॉइस्चर कील से चिपक जाएगा तो क्या होगा, हवा में मौजूद जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर क्या है, वाटर है। वाटर किसके कांटेक्ट में आया, कील के कांटेक्ट में आया। कील किसकी बनी है, मेटल की, आयरन की। जब पानी और आयरन का मेटल आपस में मिले तो उसमें रिएक्शन हो गई, उनके रिएक्शन से क्या बना, जंग बनी, जंग लग गया उसमें ब्राउन कलर का, और जो हमें नहीं दिखता उसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती है थोड़ी सी। तो हमने क्या देखा, पानी मेटल दोनों आपस में रिएक्ट हुए, बना क्या, रस्ट और थोड़ी सी गैस। तो हम उसको लिखते हैं, तो अब हम उसको, जब हम उसको लिखेंगे तो हम पूरा पैराग्राफ लिखेंगे कि पानी और पानी और लोहे ने आपस में मिलकर जंग बनाया। उसी को अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, देखो हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आयरन की नेल होती है प्लस वाटर, जो हवा में मौजूद वाटर वेपर से उन्होंने मिलके क्या किया, जब ये दोनों मिले, इनमें आपस में रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, रस्ट। क्या बन गया, रस्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, तो ये हमने लिखा वर्ड इक्वेशन। उसी जो रिएक्शन थी उसी को हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। यहां पर अब इस वर्ड इक्वेशन को भी हम और छोटा कर सकते हैं, कैसे, जो ये वर्ड्स लिखे हैं, जो हमने जैसे आयरन लिखा है, वाटर लिखा है, रस्ट लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, हम इनके केमिकल फॉर्मूला लिख देंगे। केमिकल फॉर्मूला आपने पढ़े ही है, केमिकल फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम पहचान जाते हैं उसको। जैसे कि हमें पता है आयरन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe, आयरन का केमिकल फॉर्मूला Fe होता है, राइट। और वाटर का सबको पता है, वाटर का H2O, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है, राइट। और रस्ट का थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो मैं ही बताता हूं आपको। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe3O4,
Fe3 और O4 प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला तो मालूम ही होगा, शायद बताने की जरूरत ना पड़े, हाइड्रोजन गैस H2। ओके, अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये नीचे 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पर O4 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। Fe3 लिखा है, मतलब आयरन के 3 एटम्स हैं। ये रिएक्शन हो गई। ये इस वर्ड इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया फॉर्मूला से, तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। यही है केमिकल इक्वेशन। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। ये है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जब हमने लिख दिया, हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं, जान लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो लिखी है हम किस पार्ट को क्या बोलते हैं। राइट, हम पहचान शुरू करेंगे इस एरो से। ये एरो हमें बताता है, ये जो एरो यहाँ पे तीर हमने लगाया है, ये तीर हमें बताता है कि रिएक्शन किस तरफ को हो रही है। रिएक्शन इस तरफ को हो रही है, मतलब ये दोनों चीजें आपस में मिली, इन्होंने रिएक्शन की और ये 2 चीजें बनी। ये एरो दिखाता है कि रिएक्शन की दिशा किस तरफ है, रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है। ओके, ये एरो, इस एरो से लेफ्ट हैंड साइड पर, ये लेफ्ट हैंड है एरो, इससे लेफ्ट की तरफ जो भी कंपाउंड्स या फिर केमिकल्स हमने लिखे हुए हैं वो क्या है? रिएक्टेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी कंपाउंड्स लिखे गए हैं वो क्या है? रिएक्टेंट्स। क्या है? रिएक्टेंट्स। ओके, उसके बाद अब राइट हैंड साइड पर जो भी कंपाउंड्स या फिर केमिकल्स के फॉर्मूले लिखे हैं वो क्या है? प्रोडक्ट्स। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स, PRODUCTS। तो हमने पहचान लिया ये रिएक्शन, ये शो करता है एरो की रिएक्शन किस तरफ को हो रही है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे हैं वो रिएक्टेंट्स, इसके राइट हैंड साइड में जो लिखे हैं वो प्रोडक्ट्स। ओके, और इसी केमिकल रिएक्शन में हम एक चीज और लिखते हैं, हम लिखते हैं कि जो भी केमिकल यहाँ पर लिखा है हमने, जैसे ये केमिकल है या ये केमिकल है या ये केमिकल है, अब वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, राइट, वो भी हमें यहाँ दिखाना है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, यहाँ हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, तो ये शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे जी मीन्स गैस। Fe3O4 ये सॉलिड फॉर्म में होता है, यहां हम लिख देंगे S। ओके, H2O वाटर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यहां हम लिख देंगे L। Fe ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम लिख देंगे S। तो हम ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड की स्टेट क्या है, वो लिक्विड है, वो गैस है, वो सॉलिड है, वो क्या है, वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, अगर मान लीजिए ऐसे ही कोई केमिकल है और उसको पानी में घोल दिया है हमने, राइट, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, उसको हम लिखते हैं एक्वस। उसको हम लिखते हैं एक्वस, एक्वस, वो होता है एक्वस फॉर्म में। किसी केमिकल को अगर हम वाटर में उसको रिजोल्व कर देते हैं, उसकी स्टेट हमें अगर यहाँ लिखनी है तो हम उसको क्या लिखते हैं, एक्वस फॉर्म में लिखा गया है वो यहाँ पर। तो ये केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल रिएक्शंस के पार्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उनको उनमें डिफरेंट चीज जो लिखी गई है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और यहाँ पर हमें देखनी है, कई बार क्या होता है रिएक्शन को करने के लिए हमें उसमें हीट देनी पड़ती है, उसको रिएक्टेंट्स को हीट करना पड़ता है, तो वहां पर हमें हीट देनी पड़ी, तो हम वहां पे इस एरो के ऊपर हीट लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हीट। तो इसका मतलब है कि इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमें इसको हीट देनी पड़ी, हमें इस केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को गर्म करना पड़ा, तो यहाँ पर ये हीट लिख देते हैं। इस तरह से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिकल रिएक्शन किस तरफ को हो रही है, उसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो किस स्टेट में हैं,
उनको कोई एनर्जी देनी पड़ी या नहीं, राइट, क्या क्या किस कंडीशन के अंदर वो रिएक्शंस हो रही हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमें, केमिकल इक्वेशंस, क्या क्या चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट होती हैं केमिकल इक्वेशंस के द्वारा। उसके बाद हमारा टॉपिक है कि हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं लिख देता हूं एक बार यहां पर, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होता है? बैलेंस करना, ज्यादा ऊपर एक तरफ को ज्यादा जो झुक जाएगी, फिर इधर को ज्यादा होगा तो इस तरफ को झुक जाएगी, तो ये नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब केमिकल रिएक्शन में बैलेंस कैसे होगा? केमिकल रिएक्शन में बैलेंस कैसे होता है कि एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट्स, इस तरफ रिएक्टेंट होते हैं, अगर मैं ऐसे कहूं तो इस तरफ रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स। हाँ, यस। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास, और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मास, वो दोनों बराबर होने चाहिए। यही बैलेंसिंग है। अगर वो बराबर नहीं है तो हम उसको बराबर करेंगे। तो जो बराबर करने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। अब पहले हम देख लेते हैं कि कोई रिएक्शन ऐसी जो बैलेंस नहीं है। हम वही रिएक्शन लेके चलते हैं, आयरन वाली, जंग लगने वाली, जिसमें क्या है, आयरन प्लस वाटर। जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे बना हमारे पास Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर पहले कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, मास दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। ये रिएक्टेंट्स हैं हमारे और ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे। हम एक एक एलिमेंट वाइज चेक करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम टेबल बनाते हैं, एक टेबल बना के चेक करेंगे। हम टेबल के अंदर हम जानेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट, और कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, आयरन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स में, देखते हैं कितने एटम्स हैं आयरन के। रिएक्टेंट्स में आयरन का एक एटम है, प्रोडक्ट्स में आयरन के 3 एटम हैं। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स में 2 एटम्स हैं, 2 लिखा है यहाँ पर। और प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं रिएक्टेंट्स में, 1, और प्रोडक्ट्स में 4, 1 और प्रोडक्ट्स में 4। अब आप खुद ही देख लो, यहां पर आयरन बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट्स में कम है, प्रोडक्ट्स में ज्यादा है। हाइड्रोजन बराबर है लेकिन ऑक्सीजन फिर बराबर नहीं है, रिएक्टेंट्स में कम है, प्रोडक्ट्स में ज्यादा है। तो हमें यही बैलेंस करना है, इसी को बैलेंसिंग कहते हैं। हमें रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेकर आना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमेशा याद रखना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यही बैलेंसिंग करनी है यहाँ पर। अब बैलेंसिंग करनी कैसे है, ये देख तो लिया हमने कि बैलेंस नहीं है, अब बैलेंसिंग करें कैसे, राइट। तो बैलेंसिंग करने का सबसे पहला रूल, जो हम एक ही रूल पढ़ेंगे, कई सारे प्रोसेस होते हैं बैलेंसिंग करने के, यहाँ पर हम एक ही प्रोसेस को जानेंगे जिसका नाम थोड़ा सा अजीब है, कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हम लिख कर देखते हैं कि क्या इससे बैलेंस हो जाएगा, क्या ये लिखने से बैलेंस हो जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं उसको, लेकिन थोड़ा सा हमें उसे इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ बैलेंस हो गया। उस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम केमिकल फॉर्मूला में ये फॉर्मूला लिखा है, हमें करना क्या होगा, जैसे यहाँ Fe3 लिखा है और यहाँ पे Fe है, सिर्फ एक ही है, तो हमें क्या करना होगा, हमें बढ़ाना होगा यहाँ पर, तभी तो उसको बराबर होगा। जब हम इसको बढ़ाएंगे तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि यहाँ लिख देंगे 3। ओके, ये रूल है, सबसे पहला रूल यही है कि हम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, ये फॉर्मूला जहां लिखा है वैसे ही रहेगा। इसे बोलते हैं हम स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटन होता है ना, स्केलेटन जो बॉडी का स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन,
उसी से बना है ये स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन जो अभी बैलेंस नहीं है, जो अभी बैलेंस नहीं है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। हमने स्केलेटल इक्वेशन ली, अब हम उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें, क्योंकि हमें, मैंने तो बताया कि हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ लिख सकते हैं, हम यहां पर नहीं लिख सकते। H2O लिखा, हम H2O2 नहीं कर सकते इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि H2O का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा फिर तो। H2O तो वाटर है ना, वाटर का फॉर्मूला थोड़ी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ नहीं कुछ लिखेंगे, जैसे यहाँ चेंज नहीं करेंगे कुछ भी। हमें क्या करना है, लिखना का आपको, फिर चेंज कैसे करें जी, बैलेंस कैसे करें, कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखो बताते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हम, ताकि हम गलती से कुछ चेंजेस ना कर दें, हम इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ऐसे बॉक्स में बंद क्यों किया, बॉक्स में बंद इसलिए किया ताकि हमें ये याद रहे कि बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। बैलेंस करते वक्त, रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त बॉक्स के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, हमें कहाँ चेंज करना है, हमें यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं सिर्फ। यहाँ नंबर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 2 लिख दिया, या फिर यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। तो हम ये चेंजेस कर सकते हैं सिर्फ। इनको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। हम कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो अब देखिए, हम कोएफिशिएंट चेंज करके रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा था, यहां पर देखा कि आयरन का एक एटम है, यहां पर आयरन का एक एटम है, यहां पर आयरन के 3 एटम्स हैं। रिएक्टेंट्स में आयरन 1 है, प्रोडक्ट्स में आयरन 3 है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे बढ़ाने होंगे आयरन। अगर यहाँ 3 है लिखे हैं तो यहाँ भी 3 करने होंगे, यही कर सकते हैं हम। अब हमें ये भी देखना होगा, सबसे पहले जब हम बॉक्स में बंद कर देंगे उसके बाद हमें जो बैलेंसिंग शुरू करनी है वो कहाँ से शुरू करनी है। हमने आयरन की बात की, यहाँ शुरू कर दिया ना। हम क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन में जितने भी कंपाउंड लिखे हुए हैं, एलिमेंट लिखे हैं, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर हैं वो देखेंगे हम। यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 1। यहाँ पर टोटली कितने एटम्स हैं, 3। यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 3 और 4 7। यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 2। तो अगर हम पूरी रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एटम्स हैं, 7 नंबर ऑफ एटम्स। 3 एटम आयरन के, 4 एटम ऑक्सीजन के। तो हमें क्या करना है, यहां से बैलेंसिंग शुरू करनी है। पहले, सबसे पहले इस कंपाउंड के एटम्स को हम बैलेंस करेंगे। इस कंपाउंड में सबसे पहले हम आयरन को उठाते हैं। आयरन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं, पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स में आयरन के 3 एटम्स हैं सिर्फ, और रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं, 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स में 3 कर देंगे। तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। इससे क्या हो गया, 3 एटम्स हो गए। क्या हो गया, 3 एटम्स हो गए आयरन के। यहां पर आयरन के 3 एटम्स हो गए। ओके, आयरन के 3 एटम्स हो गए, यहां भी आयरन के 3 एटम्स है। अब देखिए, इस कंपाउंड में 3 आयरन बराबर हो गया, 3 यहां थे और 3 यहां आ गए। प्रोडक्ट्स में 3 थे, रिएक्टेंट्स में भी 3 हो गए। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं यहां पर, और यहां कितने हैं, 1 ही है, बैलेंस नहीं है। तो अभी हमें क्या करना होगा, इसको बढ़ाना होगा, 4 करना होगा। तो यहां पर हम 4 लिख देते हैं। तो अभी ऑक्सीजन बराबर हो गया, 4 ऑक्सीजन यहां पर हो गए और 4 ही ऑक्सीजन यहां पर है। बट उससे हुआ क्या, यहां 4 लिखने से हाइड्रोजन भी बढ़ गया। यहां 4 लिखने से ये तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी तो बढ़ जाएगा। पहले ही 2 एटम थे, 2 एटम का एक कंपाउंड था हाइड्रोजन गैस, अब 4 हाइड्रोजन गैस हो गई। 4 हाइड्रोजन गैस का मतलब 8 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, 8 एटम्स हो गए। वह हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे याद रखेंगे, 4 2 जा 8। ओके, हाँ हाँ, देखिए 8 एटम्स हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर 8 एटम्स हाइड्रोजन के हो गए, हमने आयरन को और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, बट उसको बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पर अनबैलेंस हो गया। अब इसको भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है सिर्फ। तो हमें क्या करना है, यहां पर भी 4 लगा दो, ताकि यहां पर भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अब देखिए यहां पर बैलेंस हो गया, 3 आयरन 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन।
8 हाइड्रोजन और 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन हमारी यहाँ पर बैलेंस हो गई। देखा, ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड है जिसमें हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कि हमें फॉर्मूला नहीं चेंज करना है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट चेंज करने हैं। शुरुआत करनी है वहां से जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसमें एटम्स को बैलेंस करते हुए चलना है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएं। नंबर ऑफ एटम्स बराबर मतलब मास बराबर। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओके हो गया यहाँ पर। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये हमारी बैलेंसिंग। एक हम बैलेंसिंग और कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें इजी रहे, आसानी से थोड़ा समझ में आए, ताकि थोड़ा अच्छे से और समझ में आ जाए। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं अमोनिया गैस। अब यहाँ पर क्या ये बैलेंस है? अब फिर वही बात, हम इसको चेक करते हैं टेबल बनाकर कि बैलेंस है कि नहीं। ये हमारे रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट, इसके अंदर टेबल में ले लेते हैं। ये यहाँ पर रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट। नंबर एलिमेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, 2 ही हैं। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 1। हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में कितना हाइड्रोजन है? 2। प्रोडक्ट्स में कितना हाइड्रोजन है? 3। तो क्या बैलेंस है? 2 1 2 3, बैलेंस नहीं है। यहां पर जितने नाइट्रोजन थे यहां पर 1 ही नाइट्रोजन रह गया खाली। यहां पर 2 हाइड्रोजन थे, यहां 3 हाइड्रोजन हो गए। तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं? बैलेंस करते हैं, चलो फटाफट देखिए। अब सबसे पहला स्टेप, इनको बॉक्स में बंद कर दीजिए। बॉक्स में बंद कर दिया। फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकते, बाहर सिर्फ कोफिशिएंट ऐड कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऐड करने के लिए देखते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें है? 2 और 2 और 3 और 1 4। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस वहां पर है? यहाँ पर। तो बैलेंसिंग कहां से शुरू हो गई? यहाँ से। इसमें चेक करते हैं। सबसे पहला एटम है नाइट्रोजन का, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट में 1 नाइट्रोजन है, और यहाँ रिएक्टेंट्स में कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। रिएक्टेंट्स में 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट्स में 1 नाइट्रोजन है। तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स में बढ़ा देते हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट लगा दीजिए 2। तो 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन हुआ क्या? उससे हाइड्रोजन भी बढ़ गया। 2 यहां लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। 2 3 जा 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब यहां अगर 6 हाइड्रोजन हो गए, बट यहां तो 2 ही हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों? तो यहां पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6 बनाना है, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, सॉरी 2 बोला मैंने, 3 लगा देंगे। 3 लगाने से क्या होगा? 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। 6 हाइड्रोजन यहाँ और 6 हाइड्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन यहाँ और 2 नाइट्रोजन यहाँ। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। ये हमारी हो गई बैलेंस। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। इसे ही हम कहते हैं बैलेंसिंग। आपको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए, आप आसानी से बैलेंस कर पाए, जल्दी से बैलेंस हो जाए फटाफट देखकर उसे, ये नंबर चेंज करके। सिर्फ आपको ऐसा ना हो कि बैलेंसिंग करने में ही पूरे क्वेश्चन का टाइम निकल जाए। क्वेश्चन भी लिखना है, उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। कोई भी इक्वेशन लिखने से आपको कही जाएगी और कहा जाएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी हो जाए, उसमें ज्यादा टाइम न लगे। ठीक है, तो ये हमने बैलेंसिंग आज किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं विद एग्जांपल्स। और जब हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स लिखेंगे, उनकी इक्वेशन लिखेंगे, तो उसको बैलेंस भी करना होगा हमें। तो वहां पर भी हमारी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।